हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? तो चलो हिंदी के अंतर्गत हम हमारे व्याकरण के दूसरे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो सब अपनी जो फेयर बुक बनाई है वह निकाल लो। और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वह विराम चिन्ह लिखा है ना सभी ने फेयर बुक में। मैंने बोला था अगले लेक्चर में कि जो विराम चिन्ह है वह आपकी फेयर बुक में लिखना है और होमवर्क में भी लिखना है। तो सभी ने लिख लिया होगा ना? हाँ, तो इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा फेयर बुक में संज्ञा। किसे संज्ञा कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम। तो सबसे पहले तो हम संज्ञा को समझ लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो सम, इसकी जो हम संधि छुट्टी पाड़ते हैं तो सम धन ज्ञा। सम धन ज्ञा। सम का मतलब होता है समान और ज्ञा का मतलब होता है जानना, समान जानना। इसका मतलब क्या होता है? समान जानना। तो उसकी परिभाषा भी मैंने यहाँ लिखी है। तो उसकी परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, कोई भी ऐसी व्यक्ति, कोई प्राणी, वस्तु, सभी के नाम तो होते ही है ना। मेरा नाम होता है, तुम्हारा नाम होता है, सभी का कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका नाम नहीं है। जो नाम है वह संज्ञा कहलाते हैं। जिसका हम नाम लेते हैं वह संज्ञा है। तो यहाँ कोई भी प्राणी हो, पशु, पंखी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। तो भाव किसे कहते हैं? तो दया, करुणा, दुख, प्रेम, गुस्सा, ये भाव, उसको भाव कहते हैं। तो ये सभी तो आप जान सकते हैं ना, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान। भाव के बारे में आपको पता नहीं होगा तो भाव जो आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, प्रेम है, दया है, ये सभी क्या है? भाव है। तो ये भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा आपको याद रखना है तो किसी भी वस्तु के नाम तो ही है, नाम को हम संज्ञा कहते हैं। पर कोई उसका नाम हो, पेन हो और कुर्सी हो, टेबल हो, कोई मनुष्य के नाम हो, कोई प्राणी के नाम हो, कोई पक्षी के नाम हो, कोई स्थान के नाम हो, अहमदाबाद, हमारे जो ये जूनागढ़, कोई वस्तु के नाम है, ये कुर्सी है, टेबल है, ये बुक है, ये पेन है, जो किसी का नाम तो है ही, है ना। तो ये सभी को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले तो जान लेते हैं कि व्यक्ति के नाम। तो यहाँ है व्यक्ति। व्यक्ति कोई नाम आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ लिखा है वही लिखना है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ व्यक्ति में मैंने लिखा है गांधी जी और मनोज। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति का नाम आ सकता है। और यहाँ प्राणी है तो प्राणी में बिल्ली, पक्षी में चिड़िया, पशु, पक्षी, प्राणी आदि ये सब आते हैं इसमें। तो प्राणी बिल्ली, चिड़िया, वस्तु कुर्सी, कलम, बुक, मेज, जो टेबल, ये सब, पेन, डस्टर, ये सब वस्तु में आ जाता है। कोई ऐसी वस्तु आपको दिखाई देती है वह सब वस्तु में आ जाता है। तो इसके बाद है स्थान। कोई भी स्थान आप ले सकते हैं। यह क्लासरूम और जूनागढ़, गिरनार, अहमदाबाद, दिल्ली। तो यहाँ मैंने स्थान का नाम लिखा है पटना और दिल्ली। तो कोई भी स्थान के नाम आप लिख सकते हैं। और यहाँ है भाव, जो खुशी और दया, प्रेम, करुणा, दुख, ये सभी भाव है। तो ये सब जो यहाँ व्यक्ति के नाम है, यहाँ प्राणी के नाम है, और यहाँ वस्तु है तो वस्तु के नाम है, और स्थान के नाम है, और यहाँ भाव के नाम भी लिखा गया है। इसलिए यह मैंने लिखा है कि आपकी समझ में आ जाए। व्यक्ति के आपको यह परिभाषा ही देखकर आपको समझ में नहीं आता, इसलिए ये व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के जो यहाँ नाम है, किसे
स्थान कहते हैं, किसे वस्तु कहते हैं, किसे भाव कहते हैं, इसका पता भी आपको यहाँ चल जाएगा। इसलिए मैंने यह लिखा है। तो यह भी आपकी फेयर बुक में लिखना है। तो यहाँ जो संज्ञा के कितने भेद है? कुल 5 भेद है संज्ञा के। तो यहाँ मैंने लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जो ये सब उसके जो 5 संज्ञा के 5 भेद है वह यहाँ मैंने लिखा है। और इसके बाद जो ये संज्ञा के एक एक भाव है वह हम उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण हम देखते हैं। तो यह आपकी फेयर बुक में लिखना है। इसकी परिभाषा जो आप याद रख लेते तो यह संज्ञा किसे कहते हैं उसका पता आपको चल जाएगा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद है? 5 भेद है। तो उसके क्या क्या भेद है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये 5 भाव भी आपको याद रखना है और उसके 5 भाव और 5 प्रकार है। तो यह आपकी फेयर बुक में जो यहाँ व्याकरण के टॉपिक में लिखवाती हूँ वो आपकी फेयर बुक में लिख लेना है। तो यह संज्ञा के टॉपिक लिखना है। तो यह लिख लीजिए। इसके बाद जो यह संज्ञा के 5 भेद है उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण हम लिखते हैं। तो यह इतना ही आपकी फेयर बुक में लिख लीजिए, बाद में यह लिखेंगे। हेलो स्टूडेंट, तो हमने संज्ञा की परिभाषा, उसके जो परिभाषा के अंतर्गत व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव किसे कहते हैं इसका भी पता हमने लगा लिया। और इसके जो 5 प्रकार है संज्ञा के वह भी जान लिया। और इसकी जो व्याख्या है और इसके उदाहरण है वह हमें बताती हूँ। तो इसके 5 प्रकार है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। ये 5 संज्ञा के प्रकार है। तो यहाँ सबसे पहले है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से किसी एक के नाम, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक, कोई एक के नाम, कोई एक व्यक्ति, जो व्यक्ति हो एक, कोई स्थान एक हो और कोई वस्तु एक हो, इसका बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक का बोध होता है, वह स्थान हो, वस्तु हो, प्राणी हो और व्यक्ति हो, किसी एक का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ उदाहरण भी है, जैसे किताब। किताब तो एक ही होती है ना, हमारे पास किताब एक होती है। तो एक होते हैं, इसको हम किताब कहते हैं। एक से ज्यादा होता है तो हम क्या कहते हैं? किताबें। तो यहाँ है किताब। साइकिल, एक ही साइकिल है इसलिए हमने साइकिल लिखा है। जो एक से ज्यादा होती है तो हम साइकिलें लिखते हैं। भारत, जो हमारा देश एक ही है भारत, इसलिए यहाँ भारत। जो यह गंगा है वह नदी है, तो नदी तो वह जातिवाचक संज्ञा में आ जाती है। पूरा नदी का जो समूह होता है वह। तो यहाँ नदी के एक ही नाम बताया गया है, गंगा। यह कोई व्यक्ति का नाम है, सुनीता। तो यह जो एग्जाम्पल है इससे हमको पता चल जाता है कि किताब, साइकिल, भारत, गंगा, सुनीता, कोई एक ही नाम ही बताया गया है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। जिस संज्ञा से किसी एक के नाम, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है गंगा, पुस्तक, किताब, साइकिल,
सुनीता, ये जो है वह क्या है, उसका एग्जाम्पल है। इसके बाद है दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा। तो आपको ये संज्ञा के जो प्रकार के नाम सुनते हैं तो ही आपको पता ही चल जाता है कि वह इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो व्यक्तिवाचक जो कोई एक ही नाम आता है, वो भी प्राणी हो या वस्तु हो या कोई स्थान हो और कोई पक्ष हो, भी जो भी हो वह एक ही होते हैं, उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो जातिवाचक पूरे जाति का, पूरे समूह का जो बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की संपूर्ण जाति, जो व्यक्ति आते हैं वह उसकी संपूर्ण जाति, कोई इस एक का नाम नहीं है इसमें, तो संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पूरी जाति का, संपूर्ण जाति का बोध होता है। क्या होता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है। और यहाँ एक के नाम का बोध होता है। क्या होता है, एक के नाम का बोध होता है। आपको जो ये प्रकार है इसमें उसकी व्याख्या याद रखनी है, तो एक ही जो मेन पॉइंट है वह याद रख लेना चाहिए, जिससे हमारी जो ये पूरी व्याख्या है ये आपको याद रह जाती है। तो यहाँ व्यक्तिवाचक के अंतर्गत कोई एक ही वो स्थान हो, प्राणी हो, वस्तु हो, जो भी हो वह एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पूरी संपूर्ण जाति का बोध होता है। पुस्तक, तो पुस्तक इसमें से एक ही पुस्तक नहीं, सारे जो पुस्तक की जाति होती है सारे पुस्तक इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल है उसके मनुष्य। तो पूरी मनुष्य का जाति, पूरी मनुष्य जाति का बोध किया है, इसमें से कोई एक का नाम नहीं लिया है। यहाँ लिया है ना सुनीता, तो यहाँ संपूर्ण मानव जाति आ गई है, मनुष्य आ गए हैं। और मोबाइल, तो मोबाइल तो ज्यादा कंपनी के होते हैं, तो सारे मोबाइल नाम क्या बताया गया है, सिर्फ मोबाइल, तो वो तो बहुत ही ज्यादा कंपनी के होते हैं, तो यहाँ सिर्फ मोबाइल बताया गया है। एक के नाम कोई नहीं लिया है कि वो मोबाइल ऐसा नाम नहीं है। संपूर्ण जाति, मोबाइल जाति जो वह किसी भी कंपनी का हो वह मोबाइल ही कहलाता है, इसलिए यहाँ संपूर्ण जाति आ गई है। नदी, तो नदी में से कोई एक का नाम नहीं बताया गया है, गंगा, यमुना, साबरमती, ये इसका नाम बताया गया नहीं, संपूर्ण जाति नदी। तो ये जो सभी नदी है इसका, यह नदी के अंतर्गत आ जाती है। यहाँ एक नदी का नाम बताया गया था ना, क्योंकि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसलिए यहाँ गंगा का नाम बताया गया, वहां ऐसा नहीं बोला कि नदी। तो नदी बोलते, यहाँ नदी लिखते तो पूरा नदी का समूह आ जाता है ना, सभी नदियों का समावेश हो जाता है। तो यहाँ नदी है, कोई एक का नाम नहीं लिया है कि गंगा, यमुना, ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ संपूर्ण नदी का बोध होता है। यहाँ पहाड़ है, तो पहाड़ तो कितने हैं, तो किसी का हिमालय, गिरनार, कोई ऐसा नाम लिखा नहीं है। पूरे पहाड़ का जो जाति होती है उसका यहाँ नाम आ जाते हैं। तो यहाँ गांव है, तो गांव तो कितने हैं, तो यहाँ सिर्फ गांव लिखा है, तो सभी को गांव ही कहा जाता है। पूरी जाति का इसमें बोध हुआ है। स्कूल भी हमारे जूनागढ़ में ही कितनी है, तो यहाँ स्कूल ही बताया गया है, तो सभी स्कूल का समावेश इसमें हो जाता है। इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आ जाता है मनुष्य, मोबाइल, नदी, पर्वत, गांव, स्कूल आदि। कोई भी पूरी जाति हो इसका हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके बाद है यहाँ हमारा तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। मैंने बताया था ना कि भाव कैसे कहते हैं, तो हमको क्रोध आता है, किसी पर प्रेम हमको उपजता है, और जो दया आती है वह भाव होता है। बचपन है तो वह बालक ही है, तो वह बालक ही है। तो यहाँ है भाववाचक संज्ञा। तो यह उसकी व्याख्या है, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव, किसी चीज की अवस्था और दशा या भाव का बोध कराता है
उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ लिखा है एग्जाम्पल बचपन, वह दशा है जो अवस्था है, बचपन की अवस्था है। बुढ़ापा वह अवस्था ही है, जो बूढ़ा हो गया है वह अवस्था है। यहाँ है खुश, तो वह भाव है, खुश होना। कोई ऐसे हम देखते हैं तो वह हम खुश होते हैं। और प्रेम, तो ये क्या होता है, भाव होता है, यह भाव है, यह खुश और प्रेम। और ये अवस्था है जो बचपन और बुढ़ापा, ये क्या होता है, तो वह अवस्था होती है। तो भाववाचक संज्ञा के जो व्याख्या है, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद है चौथा समूहवाचक संज्ञा। तो इसकी व्याख्या है जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। पूरे समूह का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत पूरे समूह का बोध होता है। जो वह व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ है भीड़, जहाँ भीड़ होती है वहाँ ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं ना, इसलिए उसको भीड़ ही कहते हैं। तो भीड़ का नाम आते हैं तो आपको पता ही चल जाता है कि वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। सेना, तो सेना में से किसी का एक का नाम नहीं लिया, पूरी सेना जो इसमें जितने व्यक्ति है उसका बोध होता है, सेना। इसके बाद है पुस्तकालय। तो हम जब पुस्तकालय में जाते हैं तब एक ही पुस्तक नहीं है, सारे पुस्तक का समूह होता है, इसे पुस्तकालय कहते हैं। और यहाँ है झुंड, तो जो एक से ज्यादा कोई ऐसे प्राणी पक्षियों का झुंड होता है उसको क्या कहते हैं, झुंड कहते हैं। तो ये समूह में होते हैं इसलिए उसको झुंड, सेना, भीड़, ये पुस्तकालय समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। तो इसके बाद है जो लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो किसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ है पांचवा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चार प्रकार तो हम पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। जो लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसकी व्याख्या कैसे है, जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो शब्द, जब हम शब्द सुनते हैं और लिखते हैं तभी हमको पता चल जाता है कि यह किस जाति की संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा है, इसको हमें पता चल जाता है। तो यहाँ धातु, तो यहाँ हम सोने भी लिख सकते हैं और चांदी वह धातु में ही आ जाता है ना। तो वो हम लिख सकते। कोई ऐसी धातु हो या द्रव्य हो तो उसका बोध होता है तो उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल है पानी, तेल, घी, दूध, सोना, चांदी। जो आदि शब्द है, आदि जो वस्तुएं है वह इसमें द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ धातु है, तो धातु क्या है, इसमें सोना और चांदी। और द्रव्य जो है वह है पानी, तेल, घी, ये दूध, ये सब किस में आते हैं, द्रव्य में आते हैं। जो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ द्रव्य में पानी, तेल, घी, दूध ये सब द्रव्य में आते हैं। और ये धातु है, वह चांदी, सोना जो है वह धातु में आते हैं। तो यहाँ हमारा जो संज्ञा के टॉपिक है वह पूर्ण होता है। तो इसमें संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के अंतर्गत, तो संज्ञा की सबसे पहले तो हमको पता ही चलना होगा कि संज्ञा की परिभाषा किसे कहते हैं। किसी प्राणी, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या भाव का बोध कराते हैं उसको संज्ञा कहते हैं।
तो इसमें मैंने बताया था कि व्यक्ति किसे लिखते हैं, प्राणी, वस्तु, भाव, ये सभी किस तरह लिखना है वह भी मैंने बताया था। तो वह भी लिखना है और उसके संज्ञा के जो 5 प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 5 ही प्रकार की व्याख्या भी हमने लिखी है और उसका एग्जाम्पल भी हमने लिख लिया है। तो ये सभी जो है वह आपकी फेयर बुक में एक बार लिखना है और होमवर्क में भी एक बार लिखना है। जब आप स्कूल पर आओगे तो ये सभी टॉपिक में आपको पूछूंगी और आपकी टेस्ट में भी यह पूछा जाएगा, इसलिए आपको यह ध्यान से पढ़ना है और अच्छे अक्षर से लिखना है। तो यह होमवर्क में लिखना है एक बार और आपकी फेयर बुक में भी दूसरा टॉपिक करके लिखना है। तो यह लिख लीजिए अपनी बुक में। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में व्याकरण का तीसरा टॉपिक देखेंगे।